Do you think that prostitution should be legalized in India? Absolutely, I think that prostitution should be legalized in India, but with certain. Mrs. India INC में हम बोलते हैं कि वीकनेस छोड़ दो, तुम्हारे पता है स्ट्रेंथ क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करो। आजकल जो बहुत टॉप नॉच आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी फिक्स मेकअप आर्टिस्ट होती है और उनके फिक्स्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी स्किन को सूट करते हैं। उनकी मेकअप आर्टिस्ट, उनकी हेयर स्टाइलिस्ट, उनकी आउटफिट स्टाइलिस्ट, अच्छा, वो अपना पूरा स्टाफ लेके चलते हैं। पूरा स्टाफ लेके बहुत बड़ा डिसीजन था ये लाइफ का मेरे। 150-200 लोगों को इंडिया से लंका ले जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे बड़ी गलती ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करती लड़की अगर ये सोचती है कि मैं जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ और ये नहीं सोच रही है कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैं एक अपनी नई पर्सनैलिटी ढूंढने के लिए ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जीतना एक ही को है। और जैसे कि अब आप मुंबई से हो, तो मुंबई की अलग लाइफस्टाइल है। मतलब वहाँ पर फैशन या इस पेजेंट टाइटल कितना वैल्यू करता है, या आपने कैसे देखा है कि इसकी वजह से एडवांटेज मिलते हैं लोगों को जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, तो उसका कैसे लेवरेज रहता है? एक एडवांटेज ये है मुंबई में कि नॉलेज इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, एक्सेस इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कि हर दूसरा इंसान एक अपॉर्चुनिस्ट बन के अपने लिए कुछ उपलब्धि पाके बैठा है। यहीं पे एडवांटेज मिल जाता है कि वो एक नॉच और हायर चले जाता है, ये एक्सपोजर और ये एक्सेस लेके। बॉलीवुड भी वहाँ पर है, पैपराजी भी वहाँ पर है, मीडिया भी वहाँ पर है, सब वहाँ पर है। तो जैसे ही कोई टाइटल जीतता है तो उसका पूरा प्रोपेगेंडा इंडिया में हो जाता है। ट्रू। उसके अलावा क्या वो टाइटल किस बेसिस पे आगे अप्लाई करते हैं? आपने देखा है, आप गाइड करते हो कि आप ये एड एजेंसी है, ये मॉडलिंग एजेंसी है, अगर आपको चाहिए कि लोकल टीवी सीरीज़ या लोकल टेलीविज़न सेट्स पर या मॉडलिंग, तो उस टाइप के भी आपने देखे हैं केसेस के लोग बहुत कम होते हैं ना, क्योंकि सब वेल सेटल्ड है अपने करियर में। अच्छा, वो फिर तो अगर मिसेस इंडिया, तो उनको ऐसा मिसेस इंडिया से योगा सीखने जा रहा हूँ, अच्छा, तो वहाँ पे उन्हें अपलिफ्टमेंट मिल जाती है, उनका बिजनेस। ट्रू। तो ये छोटी गेम नहीं है, बड़ी गेम वाली लड़कियां हैं। राइट। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली अपने साथ एक ऐड ऑन कर रहे हैं, ना कि वो स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। तो उसके अलावा एक बड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलेंगे, बट मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसा जितना टीवी एक्ट्रेस, मॉडल्स, इनकी लाइफ लैविश लगती है, बहुत अच्छे दिखते हैं ये, तो क्या रियल, और वैसा सुनने में भी आता है कि इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करती है बिकॉज ऑफ देयर वर्क स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर टाइमिंग्स जिस हिसाब से शूट कर रहे होते हैं। तो आपने कितना नोटिस किया है, दिस इज मतलब बिल्कुल हटके मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपने कितना नोटिस किया है कि वाकई में ये सच है, वाकई में मॉडल्स और एक्ट्रेस, उनकी लाइफ कितना, तो पर्सनल लाइफ कितना इम्पैक्ट करती है बिकॉज ऑफ दिस शूटिंग स्केड्यूल? हम सारे मॉडल्स या सारे एक्टर्स को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। आजकल के काफ़ी स्मार्ट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ये समझ गए हैं कि अगर ऊपर से ब्यूटीफुल और हेल्दी दिखना है तो ये अंदर से हमें काम करना पड़ेगा। अगर मैं कितना भी बिजी रहूँ, आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरे वर्कआउट का टाइम इंटैक्ट रहे। अगर मैं कितना भी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मेरा फूड हेल्दी रहे। अगर वो सब मैं करती रहूँगी और ऊपर से जितनी अच्छी खूबसूरती रही, वो तो काम है ना उनका। एक्टर्स और एक्टर्स दे हैव टू लुक गुड। तो अगर अब अक्षय कुमार का आपने सुना होगा, सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, आज तक उन्होंने कभी सिगरेट स्मोक नहीं की है, उनका टाइम है 7 PM वो सेट छोड़ देते हैं। तो ये जो फॉलो करता है, आपने सारा अली खान के बारे में सुना होगा, वो अपने पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम कर रही हैं। रेगुलरली वो सुदर्शन क्रिया करती हैं, आप रेगुलरली वो जिम जाती हैं, मलाइका अरोरा खान। तो ये इनकी लाइफ जितनी भी बिजी रहे, दे मेक श्योर कि वो खुद को प्रायोरिटी रखें, अपने बॉडी के लिए टाइम निकालें, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालें। तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर एक्ट्रेस हो गए ना, क्योंकि इनके पास तो लग्जरी है, दे हैव देयर लेगेसी, नेम, ब्रांड है। बट जो बेचारे जिनको 1-2 फिल्म हुई है, या फिर बोले तो वो सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस है, वो अब मुझे लगता नहीं ध्यान देते होंगे, क्योंकि उनके पास मतलब दे भी सकते हैं, मतलब आई डोंट। आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे। वो लेवल पे भी आपको हेल्दी कम्युनिटी एक मिलेगी जो खुद पे काम कर रही है। थोड़ा सा है तो थोड़े में ही, जिम की मेंबरशिप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो घर पे वर्कआउट करेंगे। बहुत अच्छा हेल्दी खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो खुद से ही कुछ प्रोटीन बेस्ड खाना अपना बना के जुगाड़ करके करेंगे। बट करने वाले करते हैं।
करने वालों को कोई नहीं रोक सकता और नहीं करने वालों से कोई करवा नहीं सकता। ट्रू ट्रू, सही है। और नेटवर्किंग कैसे हो पाती, मतलब अब एक आता है कि ये बोलते हैं ना कि हम तो भाई एक्ट्रेस हैं, हम तो मॉडल हैं, हम मेकअप वगैरह अप्लाई करते हैं 8-8 घंटे करते हैं, इस वजह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। आजकल तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड मेकअप के फॉलो करने लगे होंगे शायद सेट्स पे, बिकॉज क्योंकि जो उनका एक्टर एक्ट्रेस है उसको पता चलने लगा है, पहले नहीं होते थे। तो पहले तो कुछ भी लगा रहे हैं, बस उसका कैमरे पे सही लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो अब होने लगा है। लेकिन क्या उसकी वजह से इनकी स्किन भी इम्पैक्ट होती थी, मतलब मेकअप से कितना इम्पैक्ट होता है एक्ट्रेस तो अभी पता है क्या होता है, इट अफेक्ट्स योर स्किन, यू कांट हेल्प इट। बट अगर घोड़ा घास से दुश्मनी कर लेगा तो या घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करने ही होते हैं। बट आजकल जो बहुत टॉप नॉच आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी फिक्स मेकअप आर्टिस्ट होती है और उनके फिक्स्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी स्किन को सूट करते हैं। तो अगर आपको वो एक्ट्रेस को उनसे मूवी करवानी है या उनसे कोई भी काम करवाना, मेकअप आर्टिस्ट भी आएगा, पूरी टीम रहती है। उनकी मेकअप आर्टिस्ट, उनकी हेयर स्टाइलिस्ट, उनकी आउटफिट स्टाइलिस्ट, अच्छा, वो अपना पूरा स्टाफ लेके चलते हैं, जो बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है मुझे लगता है। लेकिन एक्टर्स, वो जो टीवी एक्ट्रेस, उनके साथ ऐसी लग्जरी नहीं है। टीवी एक्ट्रेस में भी अगर आप देखो तो कैटेगरीज हैं, तो उसमें भी जो मेन लीड बहुत ही प्रिकॉशंस लेती हैं, और अगर उनके टीम को अफोर्ड नहीं कर पा रहे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, तो वो बेसिक अपनी कंडीशन दे देती है कि खाने पीने में और मेकअप में मुझे ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ट्रू। और हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो आप तो मुंबई से, आपने ऐश्वर्या राय बच्चन और क्या कह सकते, सुष्मिता सेन और शायद प्रियंका चोपड़ा, तब्बू भी हैं, उन्होंने टाइटल जीता है। तब्बू नहीं जीता था, ईशा कोप्पिकर हो गई। तो ये सब कहीं ना कहीं ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेट करते हैं इंडिया में, जिनको बोला जाता है कि अरे भाई, आपने भी देखा, सबने देखा है ब्यूटी पार्लर्स के बाहर और सैलून्स के बाहर फोटो रहती है। तो क्या जो वो हैं, जो वो टाइटल जीता है, उससे पहले उनकी अंदर ऑलरेडी था कुछ चार्म, या वो उन्होंने एनहेंस किया, और वो किस टाइप से लोग काम करते हैं उस पर, अगर उन्होंने किया भी है, या फिर बाय बर्थ वो बाय बॉर्न ही इतने टैलेंटेड थे कि हाँ भाई, या उन्हें कुछ अलग, उन्होंने अलग डायरेक्शन पकड़ी जिसकी वजह से वो इतने बड़े टाइटल ले पाए? मुझे लगता है सुंदरता हर इंसान में है, हर फीमेल, सिंपल से सिंपल, आज आप इंडिया में राह पे चलती हुई भी किसी लड़की को देखोगे तो आपको वो बेसिक सुंदरता तो उसमें दिखेगी, और अगर उस पर काम कर दे एक्सपर्ट्स, तो फिर तो क्या कहने हैं। तो अगर आप इन सब की बात करो, मैं हमेशा एज अ पैजेंट ओनर, मैं एक ही सलाह अपनी सारी कंटेस्टेंट्स को देती हूँ कि हम सब में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। अक्सर लोग क्या कंपटीशन में गलती करते हैं कि अपने वीकनेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका वीकनेस उनको ले डूबेगा। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है बट मेरी वोकैबलरी वीक है, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं मेरी वोकैबलरी पे काम करना शुरू कर दूँगी, जो हर नॉर्मल इंसान करता है। हमने फार्मूला चेंज किया, मिसेस इंडिया INC में हम बोलते हैं कि वीकनेस छोड़ दो, तुम्हारे पता है स्ट्रेंथ क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करो। वो अपना इतना आउटस्टैंडिंग बना दो, इतना नोटिसेबल बना दो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें टाइटल जीत के लाएगी। क्योंकि वीकनेस अभी तुम्हारे दिमाग से वोकैबलरी ऐसे तो 70 और वीकनेस होंगे, तो क्या सारों पे काम करने बैठोगे? सही बात है। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ आपने जिन जिन के नाम लिए हैं, जिन जिन पर्सनालिटीज़ के नाम लिए हैं, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता, इन्होंने अपने स्ट्रेंथ्स पे काम किया था। इन्होंने अपने वीकनेस पे काम नहीं किया था। ट्रू। और हमने सुना भी नहीं है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के पेरेंट्स में कोई टाइटल जीता हो, प्रियंका चोपड़ा के कोई पेरेंट्स ने टाइटल, सबके बेसिकली सब फर्स्ट टाइमर है। तो ऐसा नहीं है कि उनके ब्लड लाइन या ब्यूटी उनके पुश्तैनी चली आ रही है, पुश्तैनी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा अलग किया है जो हर कोई कर सकता है, बट वो क्या अलग है, दैट इज समथिंग दे वर्क ऑन देयर स्ट्रेंथ। यस। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि डाउट आ जाता है, लोग कोई कुछ कह देता है, उसकी वजह से डाउट आ जाता है। तो आप क्या काउंसलर भी रखते हो, थेरेपिस्ट भी रखते हो? अच्छा, वो भी रखते हो, रखना पड़ता है। और तो उसकी वजह से हाँ, लेकिन जब आप, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, जो लोग अपने आप ही आए हैं, जिनको चाहिए ही कि हम टाइटल जीता, तो वो ओपन माइंडेड होके आते होंगे। डाइट लेवल पे क्या करते हैं, क्योंकि लड़कियों का और औरतों का डाइट का बड़ा, हमारे डाइट एक्सपर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, किस किस टाइप की डाइट है आप बताते हो कुछ?
तो ऐसे कोई टाइप नहीं है, बट जिसकी जैसी पर्सनालिटी है, जिसका बॉडी जैसा है, उसके हिसाब से वैसा डाइट जाता है। अब आपकी ब्लड में जिस चीज़ की अच्छा, कमी है, हाँ, रिपोर्ट वगैरह हाँ, करते हाँ, हैं, हाँ, ब्लड तो रिपोर्ट सब। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जिस, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, जिंक, विटामिन, ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी उसकी हो। तो हर एक पर्सनालिटी अलग होती है। फिर मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है आपको हो। तो उनकी रिपोर्ट देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि इनकी डाइट कैसे होगी, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होंगे तो कैसे होंगे, फूड आइटम्स कैसे होंगे। तो वो डाइटिशियन का काम रहता है। तो इसमें तो इनका कंपटीशन में जाने के बाद भी खर्चा रुक नहीं रहा है, मतलब इससे ऑनगोइंग प्रोसेस, पैसे तो खर्च हो बट रहे एक हैं। बात आप नोटिस करो, हाँ यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेती हैं लड़कियाँ, हाँ। जो बोलती हैं कि खर्चा हो रहा है। हाँ। और मैं बोलती हूँ कि यही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो तो है ही। आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद पे खर्चा कर रहे हो। True. यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ये भी गलती कर देती है, अरे मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, मैं हार गई तो। अरे पर अगर आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कोई भी जिंदगी की जर्नी में नहीं हार सकते हो, बिकॉज हर जर्नी में एज अ विनर आप ही निकले। अगर कोई बेवकूफ बोल भी देता है कि पैसे डूब गए, मतलब अच्छा, मतलब आपको लगता है खुद पे पैसा डालना मतलब पैसा डुबाना था। ट्रू लग जाता है लोगों को कभी ना कभी, क्योंकि अगर वो गोल की तरफ देख रहे हैं कि मुझे टाइटल ही जीतना, ऐसे सारे लोग टाइटल जीतने की तरफ देखेंगे तो फिर सबका ही डूबेगा। सबसे बड़ी गलती ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करती लड़की अगर ये सोचती है कि मैं जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और ये नहीं सोच रही है कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैं एक अपनी नई पर्सनालिटी ढूंढने के लिए ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जीतना एक ही को है। हाँ, राइट, जीतना एक ही को है। और आपने कभी ऐसा जज किया है किसी कंपटीशन में जाके, और कुछ जैसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू किसी ने बोल दिया और जिसका आपको लगा हो कि यार ये बंदी बड़ा अलग कर गई? तो कहानियां हैं इसमें, बताओ प्लीज। 2019 का जो कंपटीशन था, जिसकी जो विनर थी डॉक्टर राशि जैन, no doubt she was very strong and she was very competitive and her personality was beautiful, no doubt about it. बट नो वन एवर इमेजिन्ड कि ये विनर बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि उस समय किसी का और का लग रहा था विनर बनना, कोई लग ही नहीं रहा था कि विनर कौन बनेगा। और कई बार फिनाले तक आपको नहीं पता रहता है कि विनर कौन बनेगा। आप सोचते हो कि हाँ ये 4-5 लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, इनमें से एक बन जाएगी। ये तो नॉर्मल हर कोई बोलता है। पॉइंट सिस्टम नहीं होता क्या? पॉइंट सिस्टम होते हैं, बट फिनाले तक पॉइंट्स चलते हैं ना, विच इज द लास्ट डे। फिनाले तक पॉइंट्स चलते रहते हैं। तो आप जो हाईएस्ट पॉइंट वाले स्कोरर्स होते हैं बोल सकते हैं कि हाँ ये 5 हाईएस्ट हैं, इनमें से कोई एक बन सकता है। और कुछ लोग बोल देते, अपना बेड भी लगा देते कि यही बनेगी। अब मैं अगर डॉक्टर राशि जैन की बात करूँ तो काफ़ी टाइम तक डॉक्टर राशि जैन का लग ही नहीं रहा था। वो स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स में दिख ही नहीं रही थी। पूरा गेम चेंज हुआ फिनाले की रात को जब स्कोरिंग स्टार्ट हुई, वो टॉप 5 में हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं थी। शी मेड इट टू टॉप 5। ओके। वो टॉप 3 में हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं थी। शी मेड इट टू टॉप 3। अब सोचो, जो हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से टॉप 5 में नहीं थी, शी एंडेड अप विनिंग। राइट। क्या अलग कर रही थी वो? उसके डॉक्टर राशि के अलावा स्टेज पे कोई दिख ही नहीं रहा था। पर क्यों नहीं दिख रहा था? एक्सप्लेन। शी वॉज बीमिंग लाइट। ऐसा लग रहा था जब वो चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था उनके अंदर से एक ऊर्जा निकल रही है, एक रोशनी निकल रही है। उनकी स्माइल, उनकी आंखों का स्पार्क, उनका बॉडी मूवमेंट, स्टेज प्रेजेंस की बात कर रहे हो? स्टेज प्रेजेंस वाज आउटस्टैंडिंग। ओके, इट वाज आउटस्टैंडिंग। नथिंग कैन बीट। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज योर स्टेज प्रेजेंस इन द एंड। राइट। और राउंड्स कैसे कैसे होते हैं? ये कितने राउंड्स होते हैं और कैसे, कौन कौन सा राउंड होता है? पहला राउंड? ऐसे तो पूरा जो पैजेंट रहता है वो पूरा 3 महीने की जजमेंट पे बेस्ड रहता है। ओके। हाँ, आपके ऑडिशन से ही स्कोरिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा। ऑडिशन के स्कोर्स होते हैं, फिर आपका सोशल मीडिया अपीयरेंस कैसा है, उसके होते हैं, फिर आप अपनी सोसाइटी के लिए कितना कर रहे हो। तो किसी अवेयरनेस रेज करनी है, फंड रेजिंग करनी है, तो उसके पॉइंट्स रहते हैं। फिर आप कितने रेगुलरली अपनी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है 2 महीने की, कितने डेडिकेटेड हो, कितने रेगुलर हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप जो फिनाले वीक में ऑन ग्राउंड कॉम्पिटिशन में 1 वीक का कॉम्पिटिशन होता है, वो 1 वीक आप कितने इन्वेस्टेड हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा होगा? वो 1 वीक मेजरली स्टेज रिहर्सल होता है। अच्छा। उसके अलावा आपका पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल पे कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से।
वो आप पे क्वेश्चन थ्रो करते हैं। हाँ। तो पैनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, 1-on-1 पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है। इन सब के स्कोरिंग्स ऐड होते जाते हैं। लास्ट में ग्रैंड फिनाले का मेजर स्कोरिंग होता है। पैनल इंटरव्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ग्रैंड फिनाले में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, आपकी वॉक, स्टेज पे भी Q&A होता है एक। हाँ, लास्ट तो में शायद फाइनल में। हाँ, तो स्टेज Q&A का भी पॉइंट्स रहता है। राइट। सारे पॉइंट्स मिला के। और जैसे एक मैं देख रहा था उसमें, क्योंकि जनरली वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टेज पे ताकि वो कंटेस्टेंट को ट्रिगर करे। जैसे कि कोई पूछ रहा था, मैं शायद मिस वर्ल्ड देख रहा था, पता नहीं क्या, उसमें वो उससे पूछते हैं कि आप शायद इंडिया से आए, मतलब वो इंडिया के लिए था शायद, आप इंडिया से आए हो, इंडिया में तो औरतों को ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं करते, ये हाल है वहाँ का, तो आप कैसे देखते हो सिचुएशन को, आप कैसे सुधारोगे। तो उसने बहुत सही रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसने क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि आप ट्रिगर हो। हाँ, कि आप कुछ ऐसा बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है। तो ये हम पैनल इंटरव्यू में करते हैं। ओके। हम लिटरली पैनल इंटरव्यू में एक्सप्लॉइट करते हैं कि कंटेस्टेंट की रोनी छूट जाए, कंटेस्टेंट अच्छा, उन्होंने बिल्कुल बोली नहीं, बोलती बंद हो जाए, रैगिंग टाइप्स। हाँ, रैगिंग टाइप्स हम करते हैं, बिकॉज वहाँ पर ही तो रियल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, कौन डर गया और कौन डटा रहा। राइट। तो वहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस मिलता है आपको, कैसे रिस्पॉन्स मिलता है? कोई बुरा नहीं रहा है इतना, कोई मेजर, कोई किसी की बोलती बंद हो जाती है, कोई चुप हो जाता है, कोई एक लाइन बोलकर ही चुप हो जाता है डर के मारे कि इसके आगे मैं बोलूँगा सही रहूँगा गलत रहूँगा। तो वहाँ पे पता चल जाता है हमें पसंद। हम किसको अच्छा रैंक करते हैं, अच्छे स्कोर करते हैं, किसको बुरा स्कोर करते हैं? जो चुप हो जाता है, सहम जाता है, उसको तो हम नहीं करेंगे ना हाई स्कोर, फिर चाहे वो कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही दूसरे या कंफ्यूज्ड है कोई, जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में उल्टा सीधा आंसर दे देते हैं, उनको भी नहीं स्कोर करते हम। कुछ का कुछ, जैसे कभी कभी बहुत कॉमन मिस्टेक है नाम की जगह। मैं एग्जांपल देती हूँ। एक क्वेश्चन था इस बार पैनल इंटरव्यू में, कंटेस्टेंट को बोला दैट डू यू थिंक दैट प्रोस्टिट्यूशन शुड बी लीगलाइज्ड इन इंडिया, and her reply was that absolutely I think the prostitution should be legalized in India, but with certain precautions, rules and regulations which is to be laid by the government. Right. Because it is women's right, it is women's choice to decide if she can earn her bread butter by selling her body or not. कोई अपना टाइम बेच के, कोई अपना स्किल्स बेच के, कोई अपना बॉडी बेच के अर्न कर सकता है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सर्टन प्रिकॉशन, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी ऑन प्लेस विच सेव्स हर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो ये कुछ रूल्स बेसिक होने चाहिए, क्या आपको किस तरीके से रिलेशन बनाना है या क्या करना है, तो इस हिसाब से लेडी की, फीमेल की सिक्योरिटी रहे, फिजिकल सिक्योरिटी रहे, और उनको बेनिफिट्स मिलते रहे जो गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करती है, उनको साइड ना कर दे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसका बहुत ही अमेजिंग, एट द सेम टाइम उन्होंने एक कंट्री का एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक एम्स्टरडैम। हाँ, एम्स्टरडैम का एग्जांपल दिया, एम्स्टरडैम के कुछ पॉइंटर्स भी बताए कि तो पता चल गया कि ये बंदा कितना अवेयर एंड शी हैज द स्ट्रेंथ कि वो 10 लोगों के आगे बोले कि yes prostitution should be legalized for this reason. हाँ, वो लोग हल्के से भी शाई नहीं हुई है। This is the strength that we are looking for. True. Who stands for female. कितना भी टैबू सब्जेक्ट हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके। राइट। क्या टोनैलिटी पे भी काम करवाते हैं आप क्या? कि एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये सेट ऐसे टॉपिक्स है, जैसे टोनैलिटी हो गया जो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, तो इसमें तो बहुत टाइम लगता है सिखाने में भी, क्योंकि बंदा प्रैक्टिस भी करेगा, उसे स्टेज पे जाके बोलना है, उसका अगर उसको कंफ्यूज हो गया, नर्वस हो गया, तो स्टेज पे कुछ का कुछ कर देगा वो। तो उसमें आप कैसे उसको प्रैक्टिस करवाते हो या बोलते हो कि ऐसे प्रैक्टिस करो आप? हाँ, जैसा हमने कहा कि बेसिक लेवल पे बेसिक, नेशनल लेवल पे बेसिक आपकी ट्रेनिंग होती है। अब मैं बार बार बेसिक बोल रही हूँ, बट मिसेस इंडिया INC का कंपटीशन इतना टफ है कि मैम आप बेसिक बोल रहे हो, हमारे लिए तो वही एडवांस है, लड़कियाँ बोलती हैं। टफेस्ट कंपटीशन इज मिसेस इंडिया INC कंपटीशन। और कितने लोग आते होंगे पूरे इंडिया से? देयर आर इन टोटल, अरे हमें एप्लीकेंट्स तो हजारों मिलते हैं। ओके। लास्ट में हमारे शॉर्टलिस्टेड अराउंड 70 to 80 कैंडिडेट्स होते हैं। ओके। क्या हम ऐसा रखते हैं कि हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा भी होता है कुछ? ऐसा नहीं होता है, हमारे पास लमसम एक स्टेट से 2 कैंडिडेट्स होते ही हैं। अच्छा, ओके। लेकिन इसके अलावा ये भी समझ में आता है कि ये जो फील्ड है इसमें भी वैसी चैलेंजेस है जो सब सारे फील्ड में है। यहाँ पर बस ये है कि आपको स्टेज पे जाना पड़ता है, स्टेज पे जाके अपने इंटेलिजेंस, और एक मोमेंट है, उसके बाद अगर आप वैसा उस टाइम पर जो भी आपने प्रिपेयर किया है अगर नहीं परफॉर्म कर पाओगे,
देन इट्स ऑल वेस्ट. तो जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर फेल तो यू हैव टू रीस्टार्ट, मूव ऑन करना पड़ेगा. इट्स ऑल योर चॉइस. देखिए अभी यहाँ पर ही मैं करेक्ट करूँगी. हाँ. पैजेंट्री इज़ लाइक एन ओपन ग्राउंड. ओके. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप जीत गए तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो. अच्छा. मैंने बताया यहाँ पे जो लेडीज़ आती हैं उनका करियर, उनका बिजनेस सब सेट होता है. देयर इज़ नो चांस ऑफ फेलियर इर्रिस्पेक्टिव दे आर विनिंग द पैजेंट और दे आर लूजिंग द पैजेंट. इन एनी केस वो एज अ विनर ही बाहर निकलती हैं, बिकॉज वो एक एज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी निकलती हैं. 80% वुमेन को आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे जो ऑडिशन में आई थी और जो पूरा पैजेंट कंप्लीट करके गोइंग बैक टू हर वर्क. आप रिकग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है. और जस्ट बिकॉज वो एक और लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी मेहनत से बड़ा कोई क्राउन नहीं है. आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ा कोई क्राउन नहीं है. हर उपलब्धि, हर टाइटल, हर क्राउन आपकी मेहनत से छोटा ही है. जिस दिन आपने अपनी मेहनत को छोटा बना दिया और किसी उपलब्धि को या अचीवमेंट को बड़ा बना दिया, उस दिन आप फेल हो गए. ट्रू, दैट्स ट्रू. क्योंकि हम अपनी मेहनत को कमतर आंक रहे उस टाइटल के सामने जनरली, क्योंकि आपकी मेहनत इज नॉट रिप्लेसेबल, टाइटल माइट बी. Absolutely, so well said. Right. So well said. अगर आपने मेहनत की है तो आप ऐसे कई टाइटल जीत जाओगे. Right. बट अगर आप एक टाइटल लेकर बैठ गए, आपने मेहनत ही नहीं की, बस उसके आगे फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा. सेम गोज आफ्टर आपने जीत लिया वो टाइटल. अगर आप उस टाइटल से इतना अटैच्ड हो, इतना एसोसिएट हो कि आप उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे, अगर आपने जीत भी लिया है तब भी आपके लिए बेकार है. हो गया ना. हाँ. वो और काफी लड़कियां ये गलती कर देती हैं. Right. वही होता है ना, गोल अचीव करने के बाद दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो आगे क्या करना है. राइट. तो एक तो वो हो गया. बाकी स्पिरिचुअल साइड पे आपका कितना रुझान था, कितना आप स्पिरिचुअली देखते थे? और जैसा आप बताते हो कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने इस जर्नी पे शुरू किया था और फिर आज, तो आप क्या क्या चेंजेस देखते हो कि मेरी पर्सनैलिटी में पहले ये कमी थी जो मुझे लगती थी, फिर मैंने इस पे काम किया, तो वो बताओ पर्सनल ग्रोथ क्या है? मुझे लगता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर हमारा जो जर्नी है वो एवर ग्रोइंग है. डेफिनेटली पहले के और अभी के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है. बहुत ही मैं सोचती हूँ कि शायद वो टाइम पे जो चीज़ों को देखने का और समझने का नज़रिया था पहले, वो बहुत अलग था और अब वो बहुत है. माइंड बहुत ब्रॉड हो चुका है. होराइजन बहुत ब्रॉड हो गए हैं. इन कुछ सालों में इतनी लेडीज से मिली, इतनी कहानियाँ सुनी, इतने अच्छे बुरे की समझ आई है कि अब मैं कैटेगराइज करना बंद कर देती हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है. जो भी लाइफ में होता है मैं उससे भगवान का शुक्रिया करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ. एक्सेप्टेंस आ गया है. एक्सेप्टेंस आ गया है लाइफ में. तो ये सबसे मेजर चेंज आया है. मैं सबसे बड़ा स्ट्रगल में टाइटल के अलावा, जैसे आपने मिसेस यूनिवर्स का टाइटल यू डिडंट मेक इट, बट उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल, कोई ऐसा चैलेंज जिसने शेप किया हो आपको किसी नई मोहिनी में, न्यू फॉर्म ऑफ योर? तो डेफिनेटली एक लूजिंग मिसेस वर्ल्ड and starting Mrs. India INC was the biggest change in my life which I experienced. उसके अलावा मैं कहूँगी कि 2022 का जो मेरा साल था, 2023 का जो मेरा 22 का एंड और 23 का साल था, वो मेरा दूसरा लाइफ का माइलस्टोन था जिसने मुझे पूरा का पूरा मोल्ड किया है न्यू शेप में. क्योंकि बैक टू बैक लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिस वजह से माइंडसेट चेंज हो गया मेरा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज हो गया और मेरा लाइफ जीने का तरीका चेंज हो गया. जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ में आ गई हूँ. और मैं इतना समझ गई हूँ कि यूनिवर्स आपको वही देगा जिस नज़र से आप यूनिवर्स को देखते हो. तो ये एक बोलते ना, ये मेरे लिए एक बहुत सीक्रेट चीज़ है जो मुझे पता चल गई. ऐसे तो देखने जाए सबको पता है ये. आपने ट्राई किया, इसको कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? काफ़ी हुआ है. जैसे कुछ शेयर, अगर इफ पॉसिबल शेयर कर. मिसेस इंडिया INC वाज डेफिनेटली अ मैनिफेस्टेशन. ओके. ब्रिंगिंग मिसेस वर्ल्ड क्राउन. सो 2022 में सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का क्राउन इंडिया को जिताया है, जो हमारी मिसेस इंडिया INC की विनर रही है. 2016 का जो मेरा वर्ल्ड का क्राउन लाने का सपना था, वो बेसिकली मैंने मैनिफेस्ट किया है. और 16 साल में इंडिया को क्राउन नहीं मिला क्योंकि 21 साल में इंडिया को क्राउन मिलना था. तो 21 साल बाद जब सरगम कौशल इंडिया के लिए क्राउन लाई है,
तो वो एक मैनिफेस्टेशन ही था, यूनिवर्स ने मुझे मेरी मेहनत का फल ही दिया है। ट्रू। और मैंने कभी बिलीफ नहीं छोड़ा, और मुझे आज भी बिलीफ है कि और बहुत सारे वर्ल्ड के क्राउन इंडिया में आएंगे। राइट। जैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस पे कैसे काम किया, आपने जो सेल्फ डाउट आता है उसको कैसे ख़त्म किया कि या अभी भी आता ही नहीं आता, और उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अनअचीवेबल लग रही होती हैं, तो वो उन अनअचीवेबल चीज़ों के लिए प्रोसेस में लगे रहना अपनी स्टेप बाय स्टेप, तो वो एक कह सकते हैं कि वो एग्रेशन, वो जिस्ट कैसे लाया। तो ये तीनों चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट और जो अनअचीवेबल गोल है, उनके लिए कैसे कोई जा सकता है, या आपने कैसे आज भी मैं कई बार कॉन्फिडेंस में लो फील करती हूँ। आज भी मुझे कई सिचुएशंस में सेल्फ डाउट आता है, बट वो इसके लिए आ रहा है ना क्योंकि मैं हर रोज़ नई चीज़ कुछ ट्राई कर रही हूँ। मैं वो पुराने तरीके से ही अपनी 10 साल 20 साल नहीं निकाल रही हूँ। बड़े बड़े रिस्क ले रही हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल रही हूँ, बड़े सपने देख रही हूँ, कुछ नया हर रोज़ ट्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको सेल्फ डाउट आएगा। अगर आपको सेल्फ डाउट आना बंद हो गया है, इसका मतलब आपने कहीं ग्रोथ बंद कर ली है। मुझे तो लगता है कि रेगुलरली सेल्फ डाउट आना चाहिए, रेगुलरली लो इन कॉन्फिडेंस आपको फील होना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप खुद को रोज कंफर्ट जोन के बाहर धकेल रहे हो, और वही इंसान की जिंदगी का मकसद है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। अगर आप सेल्फ डाउट एक्सप्रेस फील कर रहे हो, करो, नम मत करो खुद को, अवॉइड मत करो, भागो मत उससे। जितना चीज़ को फील करोगे आपको वो टाइम पे तो बहुत वल्नरेबल फील होगा, बट आपकी ग्रोथ जो होगी ना वो आपको लॉन्ग रन में दिखेगी। और जितना आप उससे दूर भागोगे उतना आपका ग्रोथ ऑब्स्ट्रक्ट होगा। जैसे होता है ना, कभी जैसे आपने इसी की बात करें, मिसेस इंडिया INC की बात करें, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ऐसा होगा कि बहुत सारे अप्रूवल्स के लिए जाना पड़ा होगा, या फिर कुछ हर दिन कुछ नया पता चल रहा होगा कि अरे यार ये अटक गया, ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, फलाना ये और वो। तो वो पूरा अप्रूवल का समझना, और उस टाइम जो सिचुएशन, कभी अभी आप ऐसा भी लगा होगा कि अरे काम ही नहीं बन के दे रहा। तो ऐसे से पहले तो ऐसा कुछ हुआ था, वो बताओ, और फिर कैसे आपने रिजॉल्व किया उसे? तो इनिशियली जब इंडिया मिसेस वर्ल्ड का क्राउन नहीं जीत रहा था, मैंने चीज़ों को जॉट डाउन करना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, और कहीं पे जो मेरी हाफ नॉलेज थी, क्योंकि मैं बहुत नाइव थी वो टाइम पे, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। मैंने सोचा कि हाँ मैं मिसेस इंडिया स्टार्ट करूँगी और मैं वर्ल्ड का क्राउन इंडिया के लिए लाऊंगी। ये मंशा से मैंने चीज़ों को स्टार्ट तो कर लिया। तो 2016 में जब मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाने का सपना मैंने देखा था और मैं नहीं ला पाई, तो उसके बाद मैंने डेफिनेटली अपनी होमवर्क, अपनी प्लानिंग स्टार्ट की और डिसाइड किया कि नहीं, वर्ल्ड का क्राउन तो मैं इंडिया में ही लाऊंगी, और अपना जितना भी होमवर्क होता है उस पर मेहनत करनी स्टार्ट की। मिसेस इंडिया का फॉर्मेशन किया। जब स्टार्ट हुआ था तब ऐसा था कि ऑब्वियसली किसी को पता नहीं अब इस कंपनी के बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इनिशियली जब हमने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे हमने पेज डाला, लिखना स्टार्ट किया कि मिसेस इंडिया क्या है, अगर आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या होगा। तो मैं थी और मेरे साथ एक मेरी एम्प्लॉय थी, हम दोनों ने पूरा काम शुरू किया इनिशियली घर से। तो और जो मेरी स्कूल है वहाँ पे जो ऑफिस है मेरी, वहाँ पर हम बैठते थे। तो ये 2 जगह थी जहाँ पर हम पूरा दिन काम करते थे। कई बार रात तक भी हमने काम किया कि तो क्योंकि 2 ही जन है और काम इतना सारा है। जब हमें कॉल आता था इंक्वायरी के लिए तो जानना चाहते कि क्या है प्रोसेस, आगे क्या होगा, फिनाले कहाँ होगा, कंपटीशन कैसा होगा, तो मैं कॉल लेती थी। और मैंने कभी कॉल पे बोला नहीं कि मैं खुद मोहिनी बोल रही हूँ। नहीं बोलना पड़ेगा बिकॉज हम हमें वो कम तरह रखना शुरू कर देंगे कि अरे ये बंदा खुद ही। तो जो मेरी एम्प्लॉय थी उसका नाम डेजी था। तो डेजी भी बात करती थी, सारी इंक्वायरीज को रिप्लाई करती थी। मैं भी डेजी बनना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ मैं डेजी बोल रही हूँ। मैं भी सारी इंक्वायरीज के रिप्लाई करती थी, हर चीज हर जगह हर तरीके से लड़कियों को गाइड करती थी, पूरा प्रोसीजर समझाती थी। और घर पे हम बैठते थे और एक इंक्वायरी पे हम ध्यान देते थे। एक इंक्वायरी पे मैं बोलती थी अच्छे से सारा इनको सेटिस्फाई, और जहाँ पर मुझे लगता था कि वो बराबर नहीं दे रही मैं फ़ोन ले लेती थी। अच्छा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती थी पूरा वो वाला कहते हैं ना जो एकदम फ्रेशर्स वाला जो एक क्रेज होता है कि हम पागलपन
पागल, खाना नहीं, सोना नहीं, उसको भी मैंने अपने साथ पागल बना दिया था। बिल्कुल। मैं तो थी पागल, वो भी मेरे साथ। मेरी घर पे पूरा पूरा दिन, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 दिन हमने एक ही घर में निकाला है। मेरे बेडरूम में बैठ के हम काम कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, डेक बना रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स को स्कोर करना भी अलग चैलेंज है, उनके बिना इवेंट तो होगा नहीं। अलग लेवल का पागलपन जो आज हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स में देखते हैं। हमें तो कोई बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं, हमें तो बोलते हैं ना, घर से भी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट हमें आया नहीं। हमने जो भी किया था इनिशियली अपने बलबूते पे किया। कैसे स्कोर किया? कोई इन्वेस्टर मीटिंग, वो इन्वेस्टर ने स्पॉन्सर मीटिंग बताओ। स्पॉन्सर्स मीटिंग, हाँ। फिर उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं हमारे, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, कि मैंने ऐसा हाँ ऐसे ऐसे हमने स्टार्ट किया है, तो मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए। अगर होटेलियर कोई हो, अगर कोई अपना प्रोडक्शन में हो, कोई इवेंट्स में हो, तो हमें बताना। वाया हमें कांटेक्ट मिला। और मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए गई थी, तो मेरे मन में तो ऐसे ही था। और फर्स्ट टाइम भी नहीं था वो, उसके पहले भी मैंने काफ़ी होटेलियर्स से मीटिंग कर ली थी। बट फाइनली मैं नाम नहीं बताऊंगी ब्रांड का, बट मैं इस मीटिंग के लिए गई, जो फिर फाइनली हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर बन गया था। तो जब मैं गई तो मेरे मन में ऐसे ही था कि अरे होगा नहीं होगा, इतने तो धक्के खा के बैठे हैं, 50 लोगों से तो ऐसे ही मिल के बैठे हैं, ये एक और है, हाँ ये एक और है। तो मन में डर था। बट जब मैं बात कर रही थी, जब उनको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, डायरेक्टर थे, मार्केटिंग डायरेक्टर थे वो प्रॉपर्टी के, एंड देन ही वाज लाइक लेट्स डू इट, वी वुड लाइक टू होस्ट योर इवेंट, और आप हमारे प्रॉपर्टी पे और आप यहाँ पर इवेंट करो। और मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। मुझे खुद को पिंच करना पड़ा। मेरे को 1-2 दिन तक विश्वास नहीं हो रहा था फाइनली हो रही है, फाइनली चीज़ें हो रही हैं, होती हुई दिख रही हैं। फर्स्ट ईयर में ही हमने एक स्पॉन्सर क्रैक कर लिया है, राइट, एक लोकेशन है हमारे पास, इवेंट करा रहे हैं हम, क्योंकि ब्रांड रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ना। एब्सोल्युटली। और एक अच्छा ब्रांड था वो। और हिम्मत आई तब गाड़ी तेज़ भगानी शुरू की, क्योंकि कोई हाथ पकड़ लेता है ना तो बहुत हिम्मत आती है। Absolutely. उसके बाद से राहुल, there was no looking back. There was no, we only got season 1 से कई बेहतर season 2 हुआ, उससे कई 3 हुआ। कोविड ने हमें नहीं रोका, कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक पाई। हम सिर्फ बेहतर ही करते गए। और शायद अभी दिल्ली में भी कुछ प्लान है आपका? नहीं, अभी तक तो दिल्ली में ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट देख रहे हैं, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मेरी आदत है कि हर नेक्स्ट सीजन के लिए जितने ज़्यादा सिटीज़ और जितने ज़्यादा स्टेट्स हो सके एक्सप्लोर करना है। बट इस बार ऑडिशन लेने का प्लान है मेरा। ऑडिशन होंगे तो फिर उसी के ऑडिशंस के साथ ऑन ग्राउंड ऑडिशन हम लेंगे, दिल्ली में लेंगे, बॉम्बे में, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, तो काफ़ी सिटीज़ में। बहुत ट्रैवल और बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वो वाला हाल हो जाएगा कि जैसे रोडीज के लिए बाहर बैठे रहते हैं ना, बहुत आपको स्टाफ मैनेजमेंट भी करवाना पड़ेगा कि अरे यार एक करके भेजो। ऑनलाइन बहुत इजी रहता है, ऑन ग्राउंड उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। और इसमें अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहला, जजेस होते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि अरे जैसे बड़ा इवेंट है, कोई बड़ा कंपटीशन है, तो बोलते हैं कि जनरली जो हार जाता है उसका एक क्लेम होता है कि उसका कोई फेवरिज्म होगा या ये होगा वो होगा। तो आपके यहाँ भी ऐसा क्लेम आते हैं? फिर होता कैसे? है, मोस्टली हर साल होता है। और इस बार भी काफ़ी हुआ था, काफ़ी लेडीज़ ने क्लेम किया था कि बायस था कंपटीशन और कंपटीशन में फेयर जजमेंट नहीं हुआ है। बट यहाँ पर भी मैं सोचती हूँ कि कहीं पे हमारी कमी पड़ गई होगी कि हम उन्हें एक स्पोर्ट्समैनशिप नहीं सिखा पाए। जजमेंट फेयर है, ये पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि हम नेशनल एम्बेसडर सेलेक्ट कर रहे हैं। हम अपने फेवरेटिज्म के हिसाब से किसी को भी एम्बेसडर नहीं बना सकते, किसी को भी वर्ल्ड में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने नहीं भेज सकते हैं। ये नाक की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बट कहीं पे हम लड़कियों को जो भी सिखाना था सब सिखाया, बट स्पोर्ट्समैनशिप सिखाना हम कहीं भूल गए कि हार को कैसे हैंडल करनी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इवन जो विनर है, क्या वो अच्छा लूजर, क्या वो लूजर फेज से बाहर निकल पाएगा? मेरे ज़्यादातर विनर्स का यही क्वेश्चन होता है पर्सनल इंटरव्यू में। विनर्स का बोलो या फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स बोलो, उनका यही क्वेश्चन होता है कि अगर आप हार गए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है। क्या बोलते हैं जनरली लोग कि मैं टूट जाऊंगा या आई विल ट्राई अगेन?
आई विल ट्राई, हाँ कुछ बोलते हैं आई विल ट्राई अगेन, कुछ बोलते हैं कि जैसे जो अभी हमारी रेनिंग विनर है चेतना जोशी, उनको ये सवाल पूछा गया था पर्सनल इंटरव्यू में कि अगर आप टॉप 5 में भी नहीं आई तो आप क्या करोगे, आपको कैसा फील होगा. एंड देन शी रिप्लाइड कि मुझे इतना पता है कि मैंने मेरा सब कुछ दे दिया है, और अगर मैं नहीं आती हूँ विनर की पोजीशन में इसका मतलब शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, और जितना मैंने हासिल किया है पूरी जर्नी में वो मेरे लिए सबसे बड़ी विनिंग अचीवमेंट है. प्रोसेस को बता दिया कि प्रोसेस इज मोर ग्रेटर देन द टाइटल, वैसे वाला. ठीक है, बट हु लेवरेज किसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, जो ये बोलेगा कि आई गिव माय बेस्ट, अगर ये टाइटल नहीं तो आई विल गो फॉर अनदर, उसको सेम क्योंकि वो नेवर गिव अप एटीट्यूड भी दिख रहा है. हाँ. जब मैं वर्ल्ड कप देखने गई थी फाइनल्स, हाँ आप, हाँ वर्ल्ड कप अटेंड किया आपने. हाँ पूरी दुनिया को पता था इंडिया जीतने वाला है, इंडिया को भी पता था इंडिया जीतने वाला है, सबको पता था इंडिया जीतने वाला है. नॉर्मली पैजेंट में नहीं पता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना पता होता है कि ये सारे कैंडिडेट स्ट्रांग हैं, इनमें से कोई एक जीतेगा, और जब वो नहीं जीतता है तो उसके परिवार वाले, उसके फ्रेंड्स, या फिर कई बार जो कंटेस्टेंट्स भी होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, मैं जीतनी चाहिए थी, ये कैसे जीत गई. इंडिया के हारने के बाद जो मैंने ग्रेस देखा है इंडियंस में और प्लेयर्स में, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. जिस तरीके से हार ली, ना स्टेडियम में मारपीट हुई है, राइट, ना धांगड़ धिंगा मचाया है, ना गालम गलौज हुई है, ना ब्लेम गेम हुआ है, ना क्रिकेटर्स को ब्लेम किया गया है. उन्हें तो वो लोग मेंटली कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि इंडियंस ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट. आई थिंक दैट वाज commendable. I myself was crying for 2 days when India lost. मैं 2 दिन तक रो रही थी, बट मेरे मन से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि शिट इंडिया ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, कि हमारी गलती थी, ऐसा कुछ नहीं आया. अभी हम सब सिचुएशंस पे या ऑस्ट्रेलिया को ये कह रहे थे कि हाँ वो अच्छा खेले. इससे बड़ा लॉस किसका हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ा लॉस? क्या हो सकता है? I mean, मैं नहीं सोच सकती इंडिया में इससे बड़ा लॉस और क्या हो सकता है. ट्रू. बट सबने इतने अच्छे से वो लॉस को हैंडल किया, ये सीखना बहुत ज़रूरी है. ट्रू. आपके वहाँ ऐसे भी कोई आते हैं कैंडिडेट्स वगैरह जो ये बोलते हैं कि वो भगवान में ज़्यादा भरोसा करते हैं, या फिर आपके लिए कौन से भगवान सबसे ज़्यादा क्लोज थे जिनको आप बुरे टाइम में याद करते थे कि अरे ऐसा, या आप अपने कंपटीशन में लेके गए थे? मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हूँ. ठीक है. और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली भगवान पे भरोसा तो है ही, बट उससे ज़्यादा खुद के इंटरनली खुद को खोजना, खुद को पाना और खुद पे रेगुलरली काम करना भी मेरे लिए एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है. आपका जो सवाल है कि मुझे किन कौन से भगवान जी क्लोज लगते हैं, कि जैसे मुंबई में ज़्यादातर गणेश जी, हाँ, जो गणपति पापा बोलते, क्या बोलते हैं भगवान, और दूसरे भगवान जी को बुरा लग गया तो अगर मैंने एक का नाम लिया. होता है ना कि हम मुसीबत के टाइम पे वो बहुत एक्सेसिबल लगते हैं कि यार उनसे कहूँगी ना जल्दी हो जाएगा. तो 2 भगवान जी हैं, हाँ, जिन पे मैं बहुत रिलाई करती हूँ. सबसे पहले और सबसे फेवरेट मेरे हैं हनुमान जी. क्या बात है, मेरे भी. हाँ. और दूसरे नंबर पे हैं मेरे भैरव बाबा जी. ओके. कोई स्टोरी अराउंड इसके? हाँ, मिसेस इंडिया INC का सीज़न 4 हमने प्लान किया श्रीलंका में. ठीक है. और बहुत बड़ा डिसीजन था ये लाइफ का मेरे, इंडिया से बाहर निकलना और इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा इवेंट करना, 150-200 लोगों को इंडिया से लंका ले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है. और मैंने अभी कुछ समय पहले ही बोला था आपको कि 2023 में मेरे साथ लाइफ में बैक टू बैक कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो काफ़ी घटनाएं हुई हैं, और कुछ इतनी पर्सनल है कि मैं शायद यहाँ पर खुल के बोल भी नहीं पाऊँगी. मेरी मॉम डैड से ज़्यादा क्लोज मैं मेरी नानी से रही हूँ. क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर बचपना मेरी नानी के साथ स्पेंड किया है, और फेब में मेरी नानी एक्सपायर हुई थी. तो मेरे लिए एज गुड एज मेरी माँ को खोना था. True. और इसके लिए पहले भी मैं मेरी मॉम से बहुत प्यार करती थी, बट अब मेरी मॉम के लिए प्यार 100 गुना बढ़ गया है. क्योंकि मेरे को वैल्यू पता चली है कि एक माँ की वैल्यू क्या होती है. क्योंकि जब मैंने उनको नानी को खोया तो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट था वो. और इमीडिएटली 4 महीने बाद हमारा फिनाले स्केड्यूल्ड हुआ लंका का, और मैं इंटरनली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं ये पूरा इवेंट खींच पाऊँ. और इस बारे में बाहर किसी को नहीं पता. दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस बारे में बोल रही हूँ.
बट मैंने हनुमान जी का हाथ पकड़े रखा और उस समय मेरी लाइफ में बहुत एंजाइटी इश्यूज़ हुए, मुझे कुछ पैनिक अटैक्स भी आए, मैं मेरी इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी स्पिरिचुअल होने के बावजूद। बट मैंने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी जर्नी में मेरी मम्मी का रहा। तो मेरी मम्मी को हर एक चीज़ के बारे में पता था जिस चीज़ से मैं जूझ रही थी, गुजर रही थी। मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि अगर मैं 2 दिन के लिए भी कहीं ट्रैवल करूँ, ज़्यादातर मेरा लंका ही ट्रैवल होता था मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो मैं हनुमान जी की तस्वीर अपने साथ रखती थी। क्या बात है। और मेरा रोज का रिचुअल था चालीसा पढ़ने का, रोज मैं एक दिन भी मिस नहीं करती थी। मैं नहीं कहूँगी कि डाउट था कि इवेंट बराबर नहीं हो पाएगा, बट एक डर था, मुझे भी था और मेरी मम्मी को भी था कि हम कैसे इतना बड़ा इवेंट कर लेंगे, अकेली लड़की कैसे खींच लेगी। नो डाउट मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा टीम का सपोर्ट था। लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो श्रीलंका में हुआ वो सिर्फ हनुमान बाबा का चमत्कार था। ओके। बोलते हैं ना, लंका में ऐसी पूंछ घुमाई उन्होंने हाँ। कि लंका में आग लगा दी थी। राइट। बस मेरे साथ भी वही हुआ। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि पूरे लंका को हिला दिया। पूरे श्रीलंका में पता चला है कि मिसेस इंडिया INC का एक धमाकेदार इवेंट चल रहा है, आज तक का सबसे बेस्ट इवेंट। क्या बात है। और हमारा टैगलाइन है मिसेस इंडिया INC सीजन 4 लाइक नेवर बिफोर। हाँ, खतरनाक। तो ऐसी कृपा रही है उनकी। और भैरव जी जो है उनसे कोई? भैरव जी का ऐसा है कि भैरव जी की तो आराधना मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है। हनुमान जी की तो मैं बचपन से कर रही हूँ। मैं बहुत कम टाइम पे बहुत क्लोज आ गई भैरव जी के। तो जो भी इश्यूज मेरी लाइफ में छोटे से बड़े से आ रहे थे, हनुमान जी के पास है ना, मैं बच्चे की तरह जा सकती हूँ और कुछ भी मांग सकती हूँ। भैरव जी के पास मैं नहीं जाती। भैरव जी का और मेरा रिलेशन ऐसा है कि जब मेरे पे कोई भी कठिनाई और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं भैरव जी बोलती हूँ आपकी प्रॉब्लम है, अच्छा, ये आपको देखना है, क्योंकि वो तो एक योद्धा है ना। राइट। तो जहाँ पे फाइट करने वाली चीज़ आती है वो तो हनुमान जी भी है, नो डाउट। बट हनुमान जी का हमने एक नटखट रूप भी बहुत अच्छे से देखा है। मैं मेरे जहन में उनका एक नटखट रूप भी है, एक हेल्पिंग नेचर वाला है। जब उन्होंने पहाड़ ले आए थे वो, हाँ, संजीवनी बूटी के लिए, तो वो एक हेल्पिंग नेचर है उनका। जहाँ पे भैरव बाबा का जो मेरा रिलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइटर की तरह मेरे लिए खड़े हैं। True. तो जहाँ पर भी तकलीफ आती है, जहाँ पर भी कठिनाई आती है, मैं बाबा जी को बोल देती हूँ आपको देखना है। क्या बात है। awesome. What a good point to end this conversation. But मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ना कि एक मॉडल या फिर एक पेजेंट कंपटीशन में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा। हाँ, ये बाद में आप कर लेना। बट उसके लिए उसके बारे में बहुत जानने को मिला। और पूरे प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो गया या एक हफ्ता एक महीना। इट्स लाइक अ पूरा ग्रूमिंग है। उस ग्रूमिंग को कैसे ग्रूमिंग बोला गया है, कैसे उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, और फिर स्कोर भी कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि आज ग्रूमिंग हो रही है तो नहीं देखते हैं, कितना प्रोग्रेस है वो भी देखा जा रहा है। तो वो सब सीखने को मिला और आपकी लाइफ के बारे में भी पता चला। और जैसा आपने एंड किया है वो हनुमान जी की स्टोरी के साथ, और वो इस इवेंट कैसे उन्होंने संभाला है, वेरी फैसिनेटिंग। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो बता दो। अगर कुछ उल्टा सीधा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैंने इतनी जगह इंटरव्यूज़ दिया है और मैंने इतने पॉडकास्ट अटेंड किए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है ना, मैं ऐसे अपने घर पे बैठ के बात कर रही हूँ, मुझे वो वाली फीलिंग आई है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं काटा गया, कोई नया ऐसा सवाल नहीं पूछा गया जहाँ पर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मैं इस वजह से मैं अपना हार्ट भी पोर कर पाई और मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बोल पाई जो मैंने आज तक किसी से शेयर तक नहीं की है। यही हमारा वो भी रहता है कि ऐसी ही बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर मज़ा ही क्या आएगा बातों में जब ऐसे निकली। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड वाज ब्यूटीफुल, मेमोरेबल। ऑसम, ग्रेट।